बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब तबाही मचाता हुआ जुनूब की जानिब अब तेजी से बढ़ रहा है। पहले हमने देखा कि लाहौर को खतरा था, फिर कसूर को शायद अब भी खतरा है, आने वाले दिनों में मजीद खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अब सैलाबी पानी तेजी से मुल्तान और बावलपुर की तरफ जा रहा है। इसके बाद इसने सिंध का रुख करना है। पंजत पे गिरने के बाद कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा सैलाबी रेला बनेगा। 12-15 लाख क्यूसेक के करीब पानी सिंध में जा सकता है। सिंध में गुंजाइश जो है वो 10 से 12 लाख की है, लेकिन ज़्यादा पानी आया तो उसके नतीजे में सिंध में भी तबाही आ सकती है। सूरत हाल बनेगी क्या? इस सारी सूरत हाल में जहाँ हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तबकात ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं, वह किसान के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली फसल का क्या होगा, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के मामलात क्या होंगे, इसके साथ साथ गंदम, चीनी और कॉटन की जो पैदावार है क्या वो भी मुतासर हो सकती है। बात करेंगे आज किसान रहनुमाओं से, सूबे पंजाब में भी और सूबे सिंध में भी। पहले मालूम करेंगे ज़रा मुल्तान की सूरत हाल। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। इसके बाद महमूद नवाज शाह साहब सूबे सिंध से हमारे साथ मौजूद है, आबादगार बोर्ड के, और खालिद हुसैन बाट साहब चेयरमैन किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चढ़ता पंजाब हो या हमारा ज़ेरी पंजाब हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो किसानों को है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में है, क्योंकि उनकी ज़मीनें डूब गई हैं, उनकी खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। ज़मीन तैयार कब होगी ये भी एक सवाल है। आपका भी शुक्रिया खालिद बाट साहब, शाह साहब आपका भी शुक्रिया, इमरान अरशद साहब आपका भी शुक्रिया। इमरान साहब ज़रा आप पहले फरमाइएगा कि मुल्तान, भावलपुर, ये जो पूरा आप जनूबी पंजाब का एक इलाका है सारा, वहाँ अब सैलाब की क्या सूरत हाल है? क्योंकि लाहौर, कसूर यहाँ से तो अब काफ़ी निकल गया। कसूर में सुना है कि अभी दोबारा पीछे से कोई रेला आ रहा है, लेकिन अब आगे की तरफ रेला पहुँचते जा रहा है, सिंध पहुँचेगा। आपके पास इस वक्त क्या सूरत हाल है अगर आज के दिन बात करें? आज की जो सूरत हाल है अब्बास भाई, ये इस तरीके से है कि जो सैलाबी रेला है वो सबसे पहले जब हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर पहुंचेगा, जहां पे दरियाए जो चनाब है उसके अंदर दरिया जेहलम का पानी मिल जाता है, और उससे 60 मील आगे जाके जो है दरिया रावी का पानी दरिया चनाब और दरिया जेहलम में मिल जाता है। तो मजमूई तौर पे ऊपर 3 दरियाओं का जो पानी है वो आज मिल के तकरीबन 1,23,000 या 24,000 क्यूसेक के करीब हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से गुजर रहा है। और इस वक्त अगर हेड त्रीमू की बात की जाए तो वहां से तकरीबन 4,45,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जो कि फिलहाल झंग से टकराएगा और झंग के जो मुजाफाती इलाके हैं, जो बेट के इलाके हैं या निशेबी इलाके हैं, वहां पे तबाही मचाएगा। और उसके बाद जो है उसकी डायरेक्शन मुल्तान की तरफ होगी। मुल्तान में ये जो है कल जो है दरमियानी शब तक जो है वो यहाँ पे ये पहुंच सकता है, और उसके बाद ये मुल्तान के अंदर तबाही मचाएगा। मुल्तान के अंदर 2 मकामात को ब्रीफ किया जाएगा, हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर और शेरशाह बाईपास के ऊपर। मुल्तान को बचाने के लिए 3 बंद जो है वो मौजूद हैं। एक दरिया चनाब के हेड मोहम्मद वाला के साथ है, दूसरा बंद बोसन है और तीसरा शेरशाह बाईपास के ऊपर है। तो सबसे पहले जो 3 दरिया हैं, दरिया रावी, दरिया चनाब और उसके साथ साथ दरिया जेहलम, इन तीनों का पानी मिलके जो है तयन करेगा कि यहाँ से कितना पानी गुजर सकता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है इमरान, इस वक्त क्या सोच रहे हैं जो माहिरीन है, वो क्या देख रहे हैं, कितना पानी आएगा? क्योंकि मैं सवाल इस जमन में कर रहा हूँ कि सिंध कितना पानी जाएगा एक साथ, ये हमारे लिए एक सवाल है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से माहिरीन जो मुल्तान में, कि यहाँ से कितना पानी आगे निकलेगा? देखें, इस वक्त हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर जहां से पानी का तयन होना है रेले का कि आगे कितना जाएगा, उस वक्त इस वक्त जो है 4,45,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और वो मुल्तान के अंदर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1,23,000 क्यूसेक तक रह गया है। और ये मुमकिन तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि 8 लाख क्यूसेक का रेला जहां से गुजरेगा, और जैसे जैसे जो हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर उसमें इजाफा होता जाएगा पानी की तादाद में, अगर ये पानी 4.5 लाख क्यूसेक से ऊपर हो जाता है तो फिर यहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़, रोहिलावारी, कोटअतू और उसके जो मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पे शदीद सैलाबी कैफियत पैदा होगी। क्योंकि 2010 में जब सैलाब आया था तो उस वक्त मुजफ्फरगढ़ के लोग जो है वो हिजरत करके जिला लोधरा, मुल्तान, इधर उधर उन्होंने पनाह ले ली थी। तो ये जो सैलाबी रेला है अगर ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 8 लाख क्यूसेक का आ रहा है तो वो बड़ी तबाही का बायस बनेगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो 4 लाख 4.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है, और मुल्तान पहुंचते पहुंचते वो 1.5 लाख क्यूसेक रह जाता है। अगर वहां से 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो मुल्तान पहुंच जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही होगी। क्योंकि निशेबी इलाके, बेट के इलाके वो इस वक्त मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं, फसलें, बागात यहाँ पे पानी में डूब चुके हैं, लोग जो है नकल मकानी कर चुके हैं।
अपने जानवरों को भी लेके यहाँ से जा चुके हैं। काफी सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो बलदित हैं कि हम नहीं निकल रहे, उनको भी जबरदस्ती वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि पानी की जो आमद है उसका असल तयन आज रात को हो जाएगा कि कितना पानी हेड त्रीमू के मुकाम के ऊपर दरियाए जेलम और दरियाए जनाब का इकट्ठा होकर ठीक हो गया, कितना बड़ा रेला बनाता है, और फिर उसके बाद रावी का पानी। ठीक है इमरान, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा अगर मौका लगा तो। महमूद नवाज शाह साहब, सर सिंध में 2022 का जो सैलाब था उससे इसको मुख्तलिफ किस तरह समझा जाए, क्योंकि वो सिंध का अपना सैलाब था, ठीक है दरिया सिंध में भी पानी आया था, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसके नतीजे में दलदली ज़मीन भी हो गई थी और पानी जो है वो खड़ा भी हो गया था ज़मीनों पर। इस मरतबा सिर्फ दरिया सिंध का सैलाब है, तो इसको सिंध में लोग काश्तकार कैसे मुख्तलिफ महसूस कर रहे हैं और इससे नुकसान क्या हो सकता है, कोई फ़ायदा भी है इसका? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि हम नुकसान की अगर बात करें कंपेयर टू 2022 से, तो 2022 से इस वक्त का जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा। आजकल की जो हम अभी तक की जो खबरें सुन रहे हैं वो कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं सुन रहे। जो मेजर आपके पास इस वक्त 3 खरीफ की क्रॉप्स इस वक्त मौजूद हैं, रादर 4, उसमें से 2 बड़ी सेंसिटिव क्रॉप हैं, एक है आपकी कॉटन, दूसरी है आपकी कॉर्न। तो वो तो 2 फसलें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगी। ज़्यादा पता लगेगा आने वाले दिनों में कि साउथ पंजाब में किस तरह की सूरत हाल होती है। आपकी राइस ग्रोइंग बेल्ट में इस वक्त सियालकोट, जेहलम ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गए हैं, हाफिजाबाद, ये सारे राइस ग्रोइंग बेल्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गए हैं। अगर तो पानी ड्रेन आउट हो जाता है यहाँ से तो शायद नुकसानात कम हो, लेकिन अगर रह जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक बात मेरे ख्याल में इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर रबी में किस तरह से फार्मर्स को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। देखें इस मुल्क का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, लार्जेस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आपका एग्रीकल्चर है, 40% से ज़्यादा। लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडर फॉर एक्सपोर्ट भी इस वक्त आपका एग्रीकल्चर है, और फिर उसके साथ फूड सिक्योरिटी की बातें और दूसरी बातें। तो आप इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है रूरल इकोनॉमी का, तो उन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा है। ये भी जरूर मद्देनजर रखिएगा कि पिछला साल जो हमारा गुजरा है वो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर लास्ट 2 डेकेड्स गुजरा है। ना सिर्फ हमारी प्रोडक्शन कम रही बल्कि उसके प्राइसेस भी कमोडिटीज की कम रही। तो ये एक सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त रिस्पांस की बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बैठ के इस वक्त अगले 6-8 महीने का भी जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा पंजाब की सूरत हाल मालूम करूँ, खालिद साहब क्या सूरत हाल है पंजाब में इस वक्त, कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हैं, उससे फसलें कितनी मुतासिर हुई हैं, किसानों की सूरत हाल क्या है, खौफ का आलम कैसा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, अभी की रिपोर्ट है जो हमारी अभी किसानों के आपस में हमें जो हमारा आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, कम से कम तक 3000 से ज्यादा गांव जो है ना पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं, और 20 से 25 लाख एकड़ जो खड़ी फसलें थी जिसमें मकई है, राइस है और कॉटन है। जैसे आपका दरिया सतलुज की वजह जो पाकपतन, भावलनगर, मेलसी, व्याड़ी, भावलपुर, ये पूरी की पूरी जो पट्टी कॉटन चिश्तियां, ये कॉटन था, ये बिल्कुल आपको हमारे भाई बैठे हैं जो कॉटन जो है वो ज्यादा टाइम जो है ना पानी अगर रुक जाए तो वो नहीं अफोर्ड कर सकती। राइस थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन राइस भी जो है 8-10 दिन से तो पानी आ गया है, लेकिन राइस भी जो है अपर पंजाब में हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, ये पूरी की पूरी पट्टी जो है जो राइस की थी वो खत्म हो गई है। तो लिहाजा जो फसल जिसमें पानी आ गया है वो 2-3-4 दिन तो अफोर्ड हो सकता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल वो फसलें तबाह हो गई हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे करीब के गांव थे, माल मवेशी सब कुछ तबाह हो गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचा के हम मुख्तलिफ अपने पीछे जो गांव में है उनमें आ गए, या जो ऊपर हाइट थी उस पर चले गए। बहुत ज्यादा तबाही है जिसका अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अभी तक जो है ना गवर्नमेंट उन जगह पे भी नहीं पहुंच सकी जहां पे तबाही बहुत ज्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्योंकि इतनी बड़ी तबाही है उसको इस तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल से जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, खासकर गंदम के इश्यूज पे, हमारी पिछले साल गंदम पंजाब ने नहीं खरीदी और इस साल जो था वो 4 सूबों ने गंदम नहीं खरीदी, और मेरे फार्मर्स ने 2100 में, 2000 में, बल्कि 1800 तक गंदम हमारी बिकी।
लेकिन बदकिस्मती से आज 10 से 15 दिन हो गए, एकदम मार्केट आज जो सिंध में कराची की मार्केट है वो 9,000 रुपए बोरी बिक रही है, तकरीबन 3500-3600 रुपए में मन आ गया। 10 से 12 दिन में हमसे खरीदा गया 2,000-2,100 का और बिक रहा है इस टाइम 3500-3600 का। लेकिन 15 से 20% गंदम पिछले साल की निस्बत इस साल कम थी। और दूसरा, ना सिंध ने खरीदी, ना पंजाब, ना फेडरल ने खरीदी, तो स्टोरेज भी नहीं है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी अभी गंदम नहीं है, जिसकी वजह से इस गंदम का रेट जो है मेरे हिसाब से 4,000 से लेके 5,000 मन तक हो जाएगा, और वो भी देर नहीं जल्दी। और हमारी गंदम की फसल आने को अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं, क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब में हमारी पानी चला जाता है या हमारी जमीनें बेहती होती तो हम गंदम काश्त कर सकेंगे। लेकिन अगर ना हो सका तो गंदम की फसल भी हमारे हाथ से चली जाएगी, जिसका अभी 20 लाख मेट्रिक टन इनको 15 से 20 लाख मेट्रिक टन बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और आगे अगर इसी तरह का सैलाबी आरत रही और जैसे सिंध में भी पानी दाखिल हो रहा है तो हम अगले साल तो इससे भी ज्यादा कम गंदम काश्त होगी, और रेट ना मिलने की वजह से भी किसान गंदम काश्त नहीं कर रहा, जिससे गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी और इस सैलाब की तबाहकारियों ने किसान को बिल्कुल उसका खात्मा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ खालिद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद मैंने महमूद नवाज शाह साहब की तरफ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि शाह साहब आइंदा के लिए क्या हमारे पास हिकमत अमली हो, क्योंकि सैलाब तो 2022 में आया, 2025 अब गुजर रहा है, इससे पहले हमने देखा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। इस बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या हम हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा होंगे कि कल आएगा, कल देखेंगे सैलाब कल कितनी तबाही मचाता है, या जो है वो कोई पॉलिसी ऐसी आ सकती है सूबों के जो है वो जो मामलात हैं उसमें कि जिसको देख के हम कह सकें कि आइंदा आने वाले दिनों में सैलाब के बाद वो सूरत हाल नहीं होगी जो पिछली दफा थी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महमूद नवाज शाह साहब, मैं आपके पास सवाल छोड़कर गया था सर, क्योंकि मैं आपसे तवक्का करता हूं कि आप हमें कोई फ्यूचर की गुफ्तगू भी जो है वो हमारे साथ करेंगे। और फ्यूचर से मेरी मुराद कोई पेशगोई नहीं है कि सितारों की चाल क्या होगी, बल्कि ये है कि सैलाब अगर 2-2 साल की फ्रीक्वेंसी पे आ गया है 10 साल बाद से, तो 2 साल, 4 साल, 6 साल की अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, 2010 के बाद से 2022 में सैलाब आया, 2022 के बाद 25 में आ गया, 2020 में भी बहुत बारिशें हुई, तो अब 2-2 साल, 3-3 साल की फ्रीक्वेंसी पे आ गया है। तो इस फ्रीक्वेंसी जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, फिर उसमें खुशहाली भी अचानक हो जाती है, तो हमारे पास कोई प्लान है, हम कोई बीज अच्छा ला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? प्लान हमारे पास कोई बन सकता है? दुनिया क्या कहती है, दुनिया कैसे निपटती है, नीदरलैंड कैसे निपटा? देखें, 2010 और 22 का जो हमारे पास एक तल्ख किस्म का तजुर्बा है, उसमें किसी भी किस्म का रिस्पांस सरकार का टू रिहेबिलिटेट ज़रूरी मईशत को कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, तो वो हमारा एक तल्ख तजुर्बा गुजर चुका है। हमने 2022 के बाद सरकार को एक बार कहते रहे हैं कि अगर मौसमी तब्दीलियों की वजह से ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है कि उसका इम्पैक्ट, ये रॉकेट साइंस नहीं है कहना कि सबसे ज़रात को होना, क्योंकि वो ओपन फील्ड में है, तो उसका इम्पैक्ट आना है, तो आप एक एंडाउमेंट फंड बनाइए, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल जाएगी, उसको आप साइट पे रख लीजिए, और इस तरह का अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो उस फंड में से जो पैसे इकट्ठे हुए वो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड रहे आपके पास। एक बात। सेकंड, जो बात सारे आपके वाटर एक्सपर्ट्स चारों तरफ कह रहे हैं, हमारे पास सिंध में आज जो सूरत हाल है वो ये है कि जितनी प्रेडिक्शन है, अल्लाह बचाए क्या होगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि जो कच्चे का इलाका है, रिवराइन का एरिया है, उसमें पानी जाएगा और वो पानी नुकसान करेगा, क्योंकि अगर आप पानी को ब्लॉक करेंगे, वहां पे आबादियां कर दी हैं, जमीनें काश्त कर दी हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, इस तरह की सूरत हाल होगी, तो हमारी जो कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज वो रिड्यूस हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में जो सवाल है सबसे पहले कि सारे फार्मर अभी भी भाई जो कह रहे थे अगर इम्पैक्ट करते हैं तो उसके लिए प्लान क्या करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास इस वक्त प्लान नहीं बना हुआ। मैं नहीं समझ रहा कि सरकार को इस पोजीशन में भी आके कोई अगर गंदम का सीड प्रोवाइड कर दे, फर्टिलाइजर इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करके दे दे, ताकि जो मईशत है ज़रूरी वो कुछ मूव कर सके। अच्छा, जो आपका लाइफ स्टॉक है, आपका 60% ऑफ द एग्रीकल्चर है, उसके लिए हेल्थ की टीम
टीम्स हों वो निकली हुई हों आपके ताल्लुकों और जिलों में कि वो जाके देखें कि एक वहां पे उनकी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, उधर पानी फ्रेश कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, ऑर्डर के तरीके क्या हैं कि उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई कोशिश और काविश की जाए। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी बहुत आए ताकि हम आगे जाके एड ले सकें। हमें नहीं पता, हम जरूर जाएं आप एड लेने, एड मिल जाए आपको, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपना भी तो कोई प्लान करें ना कि आप पहुंचेंगे कैसे, रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, कर्जा कैसे दे सकते हैं आप देखिए बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहेगा भाई ये तो इलाके डूब गए, हम तो आप तो कर्जा भी नहीं देंगे, तो वहां पे सरकार क्या रोल अपना प्ले करने लगी है, क्या कहीं पे किसी से गुफ्तगू हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें बहुत अहम है। उसके बाद जो इस मुल्क को सस्टेन करने के लिए गंदम का और चीनी दोनों का एक खुदा न खास्ता कोई बहरान ना आ जाए, उसके लिए निपटने के लिए क्या सरकार के पास स्ट्रैटेजी है, जबकि उनके पास इस वक्त कोई स्टॉक्स मौजूद नहीं है और डीरेगुलेशन करके ग्रोवर्स को 2 साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान भी दे दिया। तो आपका कंज्यूमर खुदा करे कि प्रोटेक्ट रहे, अगर आप कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो फिर आप ऐसी कैसी पॉलिसी आपने बनाई है जो कि सिर्फ जखीरा अंदोजों को, फाइनेंशियल लोगों को और कंपनियों को इनको ही फायदा अगर पहुंचा रही है इस तरह की स्ट्रैटेजी। तो बिल्कुल ठीक है, मैं शाह साहब कोशिश करूंगा दोबारा आपकी तरफ आऊँ। खालिद साहब, जिस तरह से शाह साहब फरमा रहे थे कि बीज जो है वो सब्सिडाइज रेट पर दें या मुफ्त दे दें या फर्टिलाइजर के ऊपर कोई सब्सिडी दे दें, मतलब एक पॉलिसी हो कि अगर किसी का नुकसान हो गया, खास तौर पर बड़ी अहम बात है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा तो बैंक कर्ज भी नहीं देंगे कि जी आपकी ज़मीन तो सैलाब का शिकार हो जाती है, आप कहाँ से आ गए कर्ज लेने के लिए। तो अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे, हुकूमत क्या कर सकती है, क्योंकि हम अभी से अगर ये बात करेंगे तो शायद जाके उस वक्त जब पानी उतरे तो किसी के जहन के अंदर कोई ऐसा जो है वो प्लान मौजूद हो कि किसानों को रिहेबिलिटेट करना है, क्योंकि जो ज़मीनें डूब गई हैं अब उसको कैसे काबिल काश बनाना है। सर आपके पास क्या तजावीज़ है? देखिए जी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जिस तरह भाई ने फरमाया कोई प्लानिंग नहीं, ना कुछ गवर्नमेंट कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 2 साल में तो किसान की कमर तोड़ दी। सैलाब ने तो आज हमें मारा है, और जैसे कहते हैं कि हमें तो अपनों ने पहले मार लिया, इंडिया का जो अभी जा रही थी तो वो बाद में आई ना। तो हम तो ये हैरान है कि गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी, जिसको पता ही नहीं कि गंदम दरख्त पे लगती है या पौधे पे लगती है, वो हमारी पॉलिसियां बनाते हैं, वो हमें गवर्नमेंट को चलाते हैं। जब हम किसान को एहतजाज करते हैं या बात करते हैं तो हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है कि किसान तो माफिया हैं, किसान तो वो हैं। अभी सैलाब की सूरत में गवर्नमेंट हमारे किसान तंजीमों से, लोगों से मिले, जैसे भाई ने फरमाया है कि सीड हमें दे दें, फर्टिलाइजर। अब देखो DAP 16,000 पे है, यूरिया 5,500-6 हज़ार रुपए की ब्लैक मिल रही है। तो हमारे पास तो अभी इतने वसाइल नहीं कि अपने घर आबाद कर लें, तो हमारे इतने पैसे कहां से पैसे लाएंगे कि हम गंदम काश्त कर लेंगे। मैं हैरान हूं कि पिछले 2-3 साल से तबाही और अब ये सैलाब की वजह से कोई इनके पास प्लान नहीं है। 2022 के अभी बकाया जात हमारे बाकी हैं, उस पर कोई काम नहीं किया। अभी कमेटियां बनेगी, 6 महीने DC साहब AC साहब को भेजेंगे, वो तहसीलदार साहब को भेजेगा, पटवारी आएगा, उस वक्त तक गंदम का सीजन गुजर चुका होगा। और वही बात ये है कि अब हम गंदम खरीद हमसे 1900 में जिसने खरीदी है वो 3500 की बेच रहा है। चीनी गन्ना हमसे 350 का खरीदा पंजाब में, आखिर पे जाके 5% गन्ना जो 450 में खरीदा चीनी उन्होंने 175 में बेची। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनको पहले केन कमिश्नर रेट डिसाइड करता था फार्मर से चीनी का रेट देख के। इस दफा केन कमिश्नर ने भी रेट नहीं डिसाइड किए और ओपन मार्केट छोड़ी। अब जब आपने ओपन मार्केट छोड़ी है तो आज मरियम साहब सूबे पे आपने पाबंदी क्यों लगा दी? सिंध को गंदम क्यों नहीं आने दे रहे, कराची को नहीं, दूसरे सूबों को जानी है। जब आपने किसान को फ्री छोड़ दिया था तो आज छोड़ती ना आज आप। तो मैं कहता हूं कि कोई प्लानिंग नहीं। इस वक्त जो किसानों के साथ जुल्म, अल्लाह करे सिंध के मेरे किसान भाइयों को इतनी मुश्किलात ना देखनी पड़े जो पंजाब का, अपर पंजाब का, जनूबी पंजाब का किसान का हालात है। यकीन करें कोई पता ही नहीं कि लोग माल मवेशी की अलग बात है, लोगों का भी नहीं अपने गाँव पता चल रहा कि कुछ गायब हैं, कुछ हैं, तलाश जारी है। इतनी खतरनाक सूरत है, हो सकता है टीवी पे आप इतनी नहीं देख सकते जितनी जाके आप हम अपने इलाकों में देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बुरा हालात है। अल्लाह करे कोई प्राइम मिनिस्टर इस पे नोटिस ले, चारों सूबों को बिठाया जाए, कोई खुशहाली डैम, हम नहीं कहते कि डैम ऐसा डैम बनाया जाए जो मुतनाज़ा है, खुशहाली डैम बनाए जाए, केनाल। अब देखिए डैम बनते हैं
सैलाब आता है टूट जाते हैं, क्योंकि वो करप्शन की नजर होते हैं, अरबों रुपए की करप्शन की होती है। कनाल्स के जो बंद है वो टूट जाते हैं, दरियाओं पे जो बंद है, क्योंकि वो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में सीएम की मिनिस्ट्री के बाद इरिगेशन की मिनिस्ट्री आती है जिसमें सबसे ज्यादा फंड होते हैं, लेकिन वो कहीं ये नहीं कि मैं किसी सूबे की बात करता हूँ, चारों सूबों की बात करता हूँ कि वो बाल सफाई के नाम पे अरबों खा जाते हैं। अगर ये सारे पैसे चारों सूबों के इकट्ठे करें, कैनाल्स का कोई फंड बनाए, फेडरल गवर्नमेंट इसको देखे कि जहां छोटे सूबों में डैम की जरूरत है, जहां फेडरल की जरूरत है, इस तरह के खुशहाली डैम बने सूबों को एक बाद में लेके, तब आप अगले आने वाले सैलाबों के लिए सैलाब के लिए तबाही के लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी तो फार्मर तबाह है, अल्लाह करे कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कोई बेनिसीड हमें दे दे, खाद बहुत शुक्रिया खालिद भाट साहब आपका, महमूद नवाज शाह साहब आपका, इमरान अरशद ने मुल्तान बावलपुर की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आबिद सुलैरी साहब मेरे साथ मौजूद है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सवाल बड़ा बुनियादी सा है कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, अब जुनूब की जानिब मुल्क के सैलाब बढ़ रहा है, सिंध तक पहुँचेगा, ये तकरीबन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका इससे मुतासर होगा, KP के पहले मुतासर हो चुका है। इसमें क्या तखमीना नुकसान का हो सकता है, और सवाल ज़्यादा अहम ये बनता है कि इससे हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में क्या सीख कर कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ मुतारिफ करा सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अब 2-3 साल बाद सैलाब आ रहा है, तो इस बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी को कैसे हम जो है वो अपनी फेवर में कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये देखना है कि इस साल के सैलाब के बुनियादी मुहर्रकात जो हैं वो क्या थे। हमें देखा क्लाइमेट चेंज तो है ही, और वो जो क्लाउड बर्स्ट या एकदम से किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशों का हो जाना जो कि संभालना मुश्किल हो जाए, वो तो एक फैक्टर रहा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि गुज़श्ता कई सैलाबों के बाद हर दफ़ा दोहराया जाता है, और उस पर बदकिस्मती से सैलाब ख़त्म हो जाने के बाद कोई जो है रेक्टिफिकेशन मेजर नहीं लिया जाता, वो है कि क्या हम पानी की जो कुदरती गुजरगाहें हैं उनको जो है वो खुला छोड़ रहे हैं, या उस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, या उस पर आबादियाँ जो हैं वो बनाते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 में जो हमारा कोस सुलेमान पे जो DI खान और DG खान के सैलाब थे, उनकी एक बुनियादी वजह यही थी कि पानी की कुदरती जो गुजरगाहें थी उनके आगे कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, और यही हाल जो है ये तमाम बाकी जगहों का है। आप सवात शांगला से लेके कहीं भी देखते चले जाएं, रावी में भी अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात होना शुरू हुई कि जी वो इलीगल थी, उनके पास जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो ये सब जो हैं ये इसका सेकंड फैक्टर है। और जो इसका तीसरा बड़ा फैक्टर है वो यकीनन इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन का ना मिलना, वो एक तीसरा बुनियादी इसका इस दफ़ा फैक्टर रहा। अगर नाजरीन जो कि कुछ हमसाया मुल्क के चैनल्स को और वहाँ पे जो सैलाब को जो है उसको मॉनिटर कर रहे हों, तो ये कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा कि दानिस्ता पानी इधर छोड़ा गया, जो कि इंडिया में भी उसी तरह का सैलाबी कैफियत है जैसी कि हमारे यहाँ आ रही है। लेकिन जो चैलेंज जिस वक्त हमें आया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद इंडिया ने वो जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल इंफॉर्मेशन देनी होती थी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देनी होती थी, वो देना बंद कर दी। अब हाई कमीशन के ज़रिए अगर वो बता भी रहे हैं हमारे फॉरेन ऑफिस को कि जी सैलाबी रेला आने वाला है, तो वो शायद ऐसा ही है जैसे कि मुझे या आपको बता दिया जाए कि जी चंद घंटे के बाद आपका घर सैलाब की जद में होगा, तो हम क्या कर लेंगे जब तक कि आपके पास उसकी एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और वो सारा जो मॉडलिंग और वो तमाम जो थे कम्युनिकेशन जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान इंडस वाटर कमिश्नर दोनों जानब के करते थे, जब वो नहीं रहेंगे तो हमारे लिए एक चैलेंज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हमें इन कुदरती आफात के साथ जिंदा रहना है। साथ जिंदा रहने का मतलब ये है कि हमें अपने जो कुदरत के साथ हमने जो छेड़छाड़ करनी थी वो तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें उसके साथ अडॉप्ट करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे बांग्लादेश देखिए, वहाँ पे साइक्लोन हर साल हिट होते थे, फिर उन्होंने एक बहुत सिंपल मॉडल अपनाया और वो ये था कि वो तमाम एरियाज जो कि साइक्लोन की जद में आते थे वहाँ पे उन्होंने गाँव के वस्त में या अपनी आबादियों के वस्त में
चबूतरे जो है वो बनाने शुरू कर दिए, जिसमें शेल्टर होता है। जब भी कभी जो है वो साइक्लोन की आती है वार्निंग, फौरी तौर पे औरतों और बच्चों और लाइफ स्टॉक को वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है, ताकि अगर पानी आए भी तो वो इनको मुतासर ना करे, क्योंकि उनको पता है कि वो हमेशा सैलाब की जद में रहेंगे। तो अगर आपकी बात को मैं इसका एक वन लाइनर जवाब दूं तो ये है कि अब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बीजिंग, हरियाणा, पाकिस्तान, कोई भी जगह जो है वो इससे अब बची हुई नहीं है। अब वही बचेगा जो कि इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा। जो आपका पहला सवाल था कि इसका डैमेज का तखमीना क्या होगा, तो सबसे बड़ा डैमेज जो है वो तो जब पानी उतरेगा तो फिर एक रैपिड असेसमेंट होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा डैमेज है वो तो है कि इस वक्त जो हमारी फसलें हैं, खड़ी फसलें, और ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो कि इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं। हमने देखा कि चावल और जो मकई की फसल है वो तो बहुत मुतासर होगी। अब जूं ये पानी जो है ये हमारे जनूबी पंजाब से सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो खुदा न खास्ता इससे जो कपास की फसल है उसके मुतासर होने का ख़तरा भी है। और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये फसलों का नुकसान नहीं होता, ये उन करोड़ों घरानों का नुकसान होता है जिनका ज़िंदगियों का दारो मदार जो है वो ज़राअत पे है। इससे आपकी इकॉनमी, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में या चावल है या कीनू है या हमारे पास ये टेक्सटाइल जो कि कॉटन पे डिपेंडेंट है वो है, यही हमारी 2-4 एक्सपोर्ट्स हैं ना। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स, तो वो डायरेक्टली मुतासर होती हैं। एक और जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो है कि कुछ तो माल मवेशी जो है वो पानी में बह गए, और अगर बचे भी हैं तो जहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप है वहाँ पे आपके पास चारा नहीं है। अब जो आपके इंसान हैं, इंसानों के लिए तो ड्राई राशन जो है भेजा जा सकता है, लेकिन गाय, भैंसें, बकरियां, जानवर जो हैं उनको चारा चाहिए। वो चारा किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो एक और बहुत बड़ा मेजर चैलेंज जो है वो आएगा। और ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो इस वक्त लेदर गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है या फुटबॉल की जो एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी तो आपकी डिपेंड कर रही है इस पे कि आपके लेदर जो है एनिमल हाइड उस पर डिपेंड कर रही है। तो वो एक और बड़ा नुकसान होगा। और एक इसी के अगर हम तवातर पे चलें तो जो हेल्थ का है, क्योंकि जहाँ पे पानी खड़ा होता है अगर वो पानी उतरना भी शुरू करता है तो 2 तरह के वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये है कि आपका पीने के पानी की अदम दस्तयाबी, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ आती हैं खड़े पानी की वजह से, खा वो डेंगू वगैरह या मलेरिया वगैरह हो या वो डायरिया की शक्ल में हो, पानी कंटेमिनेट हो रहा हो, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बह गया है, हमने देखा कि हमारे पुल जो हैं, सड़कें जो हैं वो और जो लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टीज़ थी वो जिस तरीके से बह गई हैं, तो ये सारे को अगर आप मिला के देखें तो खुदा न खास्ता मुझे लग जा रहा है कि 2022 का जो फ्लड था वो तो सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध तक महदूद था, और वहाँ पे अगर तखमीना जो है वो आपका $15 बिलियन के लॉस और $15 बिलियन का उसका डैमेज की कॉस्ट थी, तो ये तो पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला मुमलकत अजीज़ पे खैर रखे, और अब हमें देखना होगा कि इन चैलेंजेस को कैसे कम्प्रीहेंसिवली इसका तखमीना लगा के किस तरीके से हम अगले जो साल हैं उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब सर आपके वक्त का, क्योंकि हमें यही समझना था कि नुकसान कितना है, उससे निकलने का रास्ता क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है। ये रिहेबिलिटेशन का जो अमल है ये ज़ाहिर है कि बड़ा तवील और सब्र आज़मा होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।